हेलो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचआर स्टडी लैब पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुपद पॉलिनोमियल। इससे पहले हम एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। अब ये हमारी क्या अभी अपकमिंग जो क्लास 10 का मैथ्स का टॉपिक है बहुपद, उसको कंप्लीट करेंगे 2025-26 सेशन में जो अभी एग्जाम होने वाले हैं अपकमिंग आपके 10th में। तो ये टॉपिक को हम इस तरह करेंगे कि आपका पूरा की पूरा हर कंसेप्ट जीरो से लेके हर चीज़ को हम इसमें कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक कंप्लीटली रिवाइज हो जाए। ठीक है भाई। अब इसको इसी तरह से पढ़ेंगे अपन, एक वन शॉट वीडियो की तरह होने वाला है, जिसके अंदर सभी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है भाई, सारी चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस टॉपिक की। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इस टॉपिक में क्या है, जो पहले जो न्यू एनसीईआरटी है और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसके अंदर जो हमारे ये तीनों टॉपिक दिए थे, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध और बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम दिया गया था। जो हमारी न्यू एनसीईआरटी आई ना, उसमें ये दोनों ही प्रश्नावली दी गई हैं। जो हमारी 2.3 प्रश्नावली थी उसको हटा दिया गया। ठीक है भाई। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर अभी भी ये है, जैसे कि बिहार है, बिहार में ये शामिल है, लेकिन मैक्सिमम स्टेटों में इसको हटा दिया गया है। तो हम मेनली क्या करने वाले हैं, ये 2.1 और 2.2 प्रश्नावली को पढ़ेंगे कंप्लीट। क्लियर है भाई? तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को। इसके अंदर पहले हम ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ने वाले हैं। क्लियर भाई? सबसे पहले हमारे पास ये दो चीज दी गई हैं, चर और अचर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये क्या होते हैं? वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, इसको आइए जानते हैं। चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। चर हमारी वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदले, जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है। चर हमारे उनको मेनली क्या करते हैं अपन, अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्मॉल लेटर होते हैं उनमें उनको लिखा जाता है। जैसे कि एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी, ये सभी हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। इनका मान क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे कि किस तरह बदलता है इनका मान, जैसे कोई समीकरण हमारे पास x + 10 = 20 ये दिया गया है। जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 10। जब 10 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगला देखिए, जरूरी नहीं है x ही हो, हमने बोला x y z कुछ भी हो सकता है, a b c। 5x + 3 = 13 लिया। ठीक है भाई। जब इसको हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि जो 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 5x बराबर क्या है, 10, x बराबर यहाँ से क्या निकल गया, 2। तो चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। तो चर कभी x का मान कुछ निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा, अलग अलग समीकरण होंगे और अलग अलग इनके मान निकल सकते हैं। अगला दिया है हमारे पास अचर। अचर तो चर क्या आपको समझ में आ गया, चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। अब अचर के बारे में बात करते हैं। अचर क्या होता है? अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ही होती है जिसका मान ना बदले, मतलब स्थिर है कोई चीज, स्थिर है, जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले, ना बदले, जिसका मान ना बदले वो हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे कि 3 है, 5 ले लिया, -8 ले लिया, 5 हो गई, और भी हो सकते हैं। ये क्या है, जैसे कि 3 है, 3 को कहीं भी यूज कर लो वो 3 का ही काम करने वाला है। 5 है, कहीं भी यूज कर लो वो 5 का ही काम करेगा। -8 है तो वो भी हमारा क्या है, उसका भी मान हमेशा क्या होगा, स्थिर रहेगा, ना कभी नहीं बदलने वाला है। पाई है,
पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते 3.14। इसी तरह इसका मान भी फिक्स होता है, मतलब कि अचर वो राशि होती है जिसका मान ना बदले वो हमारी अचर होती है, और जिसका मान बदले वो हमारे चर होते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्या चर और अचर आपको समझ में आ गए? जब कोई बीजीय व्यंजक होता है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, वो जब चर और अचर मिलते हैं ना, जब चर और अचर मिलते हैं ना, तो वो बनता है हमारा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक ये जैसे कि x+10 है, x+10 है, इतना लेंगे तो ये हमारा क्या है? एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। क्या आप लोगों को व्यंजक और समीकरण में अंतर पता है? क्या आप लोगों को व्यंजक और समीकरण में अंतर पता है? जैसे कि हमने लिया x+5, ये हमारा क्या एक व्यंजक है, ये हमारा क्या एक व्यंजक है। यदि इसी तरह हमने बराबर में कोई चीज लिख ली x+5 = 7, ये हमारा क्या आ जाएगा? समीकरण। ये क्या होगा हमारे पास? समीकरण। ये हमारा व्यंजक है, ये हमारा x समीकरण है। क्या क्लियर हो गई इतनी बात? क्या व्यंजक और समीकरण के बारे में समझ में आ गया? जब हमारे चर और अचर मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? एक बीजीय व्यंजक बनता है। तो चर ले लो, x ले लिया, और अचर ले लिया 3, तो x+3 क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक बन गया। क्लियर है भाई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आता है हमारा बहुपद। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा कोई बीजीय व्यंजक, ऐसा कोई बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, वो हमारा बहुपद कहलाता है। इसको लिखेंगे अपन, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। ऐसा कोई बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात पूर्ण संख्या हो जाए तो उसको हम बहुपद बोल देंगे। चर की घात पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याओं के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, अभी भी बता देता हूं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या हमारी होती है 0, 1, 2, 3, ये हमारी सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या हम इसमें ऋणात्मक ले सकते हैं? क्या पूर्ण संख्याओं में मैंने आपको ऋणात्मक संख्याओं के बारे में पढ़ाया था? क्या भिन्न के बारे में पढ़ाया था? तो यहाँ पर क्या होता है, हम कोई भी यदि किसी चर की घात ऋणात्मक है या फिर भिन्न है, तो उसको बहुपद में कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे कि x² + 5x + 6 लिया, x³ + 2x² + 5x + 3 लिया, √x + x² + 3 ले लिया। क्लियर भाई? आगे ले सकते हैं अपन, 3x + 1/x + 5 ले लिया, या फिर 1/x² + 9x + 18 ले लिया। इसमें आप बताइए मुझे कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। हम देख पा रहे हैं कि इसमें जब x जो चर है हमारे x है, तो चर की घात क्या है? 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। इसमें इसी प्रकार से मैं देखिए, इसमें 3 है, 2 है, जब वहाँ पर किसी कोई ना लगा हो ना तो वहाँ पर 1 होता है, और 1 हमारे पूर्ण संख्याओं में आता है, तो एक बार हमारा बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए x क्या है? रूट के अंदर है। हम जानते हैं जब हम इस या तो ऐसे लिख लो या रूट के अंदर लिख लो। हमने बोला था कि भिन्न और ऋणात्मक नहीं होती, तो ये हमारा बहुपद
नहीं होगा। क्या बहुपद पहचान पा रहे हो? अगला बताइए आप, x प्लस 1/x, जब x हमारी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, x माइनस 1 हो जाएगी, x की घात -1 हो जाएगी, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ये तो पूरी संख्या बटे में लिखी हुई है। तो बहुपद हम उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं व्यंजकों को मानते हैं जिनकी चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो हमारे बहुपद कहलाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या ये चीज समझ में आ गई बहुपद क्या होते हैं? आइए आगे चलते हैं। जो बहुपद होता है ना, उसका सामान्य रूप लिखते हैं अपन। इसका सामान्य रूप होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है, a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस आगे जाएगा a n a1 x प्लस a0। कुछ इस तरह का हमारा बहुपद होता है। a0 सर आपने यहाँ पर लास्ट में x क्यों नहीं लिखा? आपने लास्ट में x क्यों नहीं लिखा? यदि हम लिख भी देते हैं यहाँ पर x की पावर 0, तो क्या उसको लिखने का कोई मतलब था? क्योंकि हम जानते हैं जब चर की पावर कोई 0 होती है ना, तो उसका मान 1 होता है। जब यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो भी हमारी वही संख्या निकलने के आने वाली है। तो जो हमारा बहुपद होता है उसका सामान्य रूप कुछ इस तरह का होता है। क्लियर है भाई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बहुपद के बारे में ऐसा कोई भी व्यंजक ले लो, यदि उसके चर की घात पूर्ण संख्या है तो वो हमारा बहुपद हो जाएगा। ये हमारे का इस सारी चीज बताने का कारण क्या है? डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था ये भाई, इसलिए बताने हैं क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हमें 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए, आते ही आते हैं वो तो क्वेश्चन, तो हम उसमें पूछ लेते हैं कि बहुपद इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। ये तो है नहीं भाई कि ऑब्जेक्ट क्वेश्चनों के लिए किसी दूसरी क्लास में जाओगे, हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे दिए गए हैं हमारे पास 2 चीज़ें, पद और गुणांक क्या होते हैं। पद और गुणांक क्या होते हैं? पद नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, एक जैसे कोई द्विघात समीकरण लिया, ax² प्लस bx प्लस c, इसके अंदर पद कौन कौन से हैं, इसके अंदर कितने पद हैं, ये चीज जानना है। ठीक है भाई, और पद का मतलब ही होता है हमारा इससे, पद का मतलब क्या होता है? इससे कितने हिस्सों में ये बटा हुआ है, और इसके हिस्सों को अलग किया जाता है प्लस और माइनस से। इसके हिस्सों का किससे अलग किया जाता है? प्लस और माइनस से, ना कि गुणा और भाग से, ना कि गुणा और भाग से। प्लस और माइनस से इसके हिस्सों को अलग किया जाता है। इसमें देखेंगे तो हमारे पास कितने हिस्से हो जाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, तो इसके अंदर कितने पद आ गए? 3। क्या ये चीज समझ में आ गई? पद क्या होते हैं? पद होते हैं हमारे इससे। ठीक है भाई, जैसे हमने लिए x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6 लिए, इसके अंदर बताइए मुझे कि पद कितने हैं, पद कितने हैं? तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं, एक तो यहां पर अलग किया गया है, एक यहां पर अलग किया गया है, एक यहां पर, 3 जगह यहां पर प्लस यूज किए गए। इसका मतलब कि इसके अंदर कितने पद हो जाएंगे? 1 2 3 4। इसके अंदर कितने पद हो जाएंगे? हमारे 4 पद हो जाएंगे। क्या पदों के बारे में आपको पता चल गया क्या होते हैं पद? दूसरा दिया गया है हमारे पास गुणांक, कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो चर होता है, चर के गुणा में जो राशि होती है वो हमारा क्या होता है? गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है। ठीक है भाई, जैसे कि लिखा अपन x² प्लस 5x प्लस 6। अब कोई हमसे पूछ ले कि x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या होता है? जब इसके साथ कुछ ना हो तो सबका भला 1, सबका 1, सबका मालिक 1, तो इसका भी मालिक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो x² होगा
उसका जो कोफिशिएंट निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। किसी ने पूछ लिया x का कोफिशिएंट क्या है, x का 5 निकल के आ गया। जो चर राशि होती है उसके गुणा में जो संख्या जो अचर पद होते हैं वो हमारे उसके गुणांक कहलाते हैं, उस राशि उस अचर पद चर पद के। ठीक है भाई। तो जो हमारे चर पद होते हैं उनके जो गुणा में अचर राशि होती है, अचर राशि होती है, वही उस चर के लिए उसके गुणांक का काम करते हैं। क्या गुणांक के बारे में समझ में आ गया? गुणांक क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है कभी कोई इन चीजों के बारे में ज्यादा बताता भी नहीं है। तो मैंने कोशिश की है इस क्लास में कि आपको हर एक चीज, बहुपद बनता है ना तो हर उस टुकड़े को समझो कि बहुपद क्यों बना। ठीक है भाई, हर एक चीज को समझ के चलेंगे। आगे दिया हमारे पास बहुपद की घात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुपद की घात क्या होती है हमारी? बहुपद की घात, जो भी हमारा बहुपद होता है उसके चर की सबसे बड़ी घात ही हमारे इस बहुपद की घात कहलाती है। हम लिख सकते हैं कि बहुपद की सबसे बड़ी घात, किसी भी बहुपद की, किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात ही हमारे उस बहुपद की घात कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है, घात कहलाती। हमारे पास जो बहुपद दिया होगा ना उसके अंदर जो चर होगा उसके सबसे बड़ी घात को लेना है, तो वो हमारी उस बहुपद की घात कहलाएगी या डिग्री कहलाएगी। ठीक है भाई, क्या बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई कि चर की सबसे बड़ी घात हमको लेनी है? चर की सबसे बड़ी घात ही हमारी उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे कि देख सकते हो आप, हर चीज को देखना जरूरी है भाई। x की घात 6 प्लस 5, x की घात 5 प्लस 3, x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1 दिया गया। हमारे पास यदि कोई बहुपद दिया गया, इस बहुपद में हमें देखना है कि जो चर होता है, चर हमारे पास इसमें क्या दिया गया? x दिया गया। तो जो x है उसकी सबसे बड़ी घात ही हमारी उस बहुपद की घात कहलाएगी। हम देख पा रहे हैं जो सभी चरों में जो हमारी सबसे बड़ी घात है वो 6 है, तो इस बहुपद की जो घात कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, वो हमारी 6 कहलाएगी। क्या ये चीज समझ में आएगी? बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है हमारी कि वो जो बहुपद दिया है उसके जो चर है, चर की सबसे बड़ी ही घात हमारी बहुपद की घात कहलाती है। कोई भी देख लो, जैसे x की घात 5 लिया, 4x 3 लिया, 2x लिया, इसके अंदर जो घात होगी हमारे सबसे बड़ी घात 5 है तो इसकी 5 हो जाएगी। इसी तरह हमने ले लिया 0 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 4। इस तरह देखिए, इसमें कितनी बड़ी घात है? इसके अंदर बताइए मुझे, इसके अंदर कितनी घात है? सबसे बड़ी घात क्या है? तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, 3 को मान लेते हैं, क्योंकि हमें दिख रही है जो चर है x की पावर 3 है, तो वो ही हमारी इस बहुपद की घात कहलाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि जब हम किसी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करते हैं, वो सारी जिस संख्या में हम उसको 0 से गुणा करते हैं वो उसको 0 कर देता है। जब भी इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये तो हमारा 0 हो ही जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये अपने आप ही हट जाएगा। तो इस चर की सबसे बड़ी घात यहां पर निकल के आएगी 2। इन बातों, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें ना ऐसा नहीं है 98 99 की तैयारी करनी है, हमें 100 की तैयारी करनी है भाई। तो हर एक चीज को समझो आप। इसमें देखिए, इसके अंदर चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। क्लियर दिख रही है? तो यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात 3 है, तो वही हमारी उस बहुपद की घात हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। आगे दिया हमारे पास बहुपद के प्रकार हमें बताने।
बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हैं वो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर, घात के आधार पर। हमने घात के बारे में भी आपको बता दिया, पद के बारे में भी बता दिया। अब देखते हैं, हम पहले देखते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर, पद के आधार पर, आधार पर। पद के आधार पर हम कह सकते हैं जैसे कि एक पदी है, एक पदी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है भाई। जैसे हमने ले ली द्विपदी, द्विपदी बाइनोमियल, नोमियल। अगला देखा हमने त्रिपदी, त्रिपदी, इसका मतलब ट्राइनोमियल। क्या सर इससे आगे पद नहीं होते? क्या सर इससे आगे पद नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है ना उसका नाम ही है बहुपद, इसका नाम ही है बहुपद। और बहुपद है जो हमारा किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना हमारा बहु और पद से। अब ऐसा नहीं है भाई कि आप लोग मान लो कि बहु के पद चिन्ह, ये बहु के पद चिन्ह नहीं। यहाँ पर बहु का मतलब है, हमारे यहाँ पर दिया गया है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। और पद का मतलब होता है पद, टर्म, कितने पदों में बटा हुआ, ये हमारे पद होते हैं। ठीक है भाई। तो जो एक पदी होता है उसको मान सकते हैं 5x² है, या फिर लिख सकते हैं अपन 7 है, 3 है, 2x है। इसमें कितने पद है? इसमें एक है, a है, एक है, एक है, तो एक पदी हो जाएगा। जिसके अंदर दो पद हो उनको दो पदी मान लो, जैसे कि ax² bx है, ये हमारे दो पद हो गए इसके अंदर। कोई भी जैसे 2x², जरूरी नहीं है स्क्वायर ही हो भाई, चलो हम 4 लेके चलते हैं। ठीक है भाई। जिसके अंदर दो पद हो वो हमारे दो पदी हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा, द्विपदी हो जाएगा। और जिसके अंदर 3 पद हो हमारा त्रिपदी हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। क्या ये पद के आधार पर बहुपदों के बारे में पता चल गया कि पद के आधार पर हमारे बहुपद क्या होते हैं? आगे देखेंगे अपन घात के आधार पर, आगे समझेंगे अपन घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर, बेस्ड ऑन डिग्री। घात के आधार पर बहुपद होते हैं ना, उनको लिख सकते हैं अपन लोग। जो घात के आधार पर बहुपद होते हैं, एक जैसे कि इसमें भी था एक पदी, द्विपदी। तो जो घात के आधार पर होते हैं ना वो होते हैं हमारे, जैसे कि अचर ले लो, अचर, अचर। अब इसके बाद रैखिक, रैखिक बहुपद, अचर बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और अगला हो जाए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जिसकी 3 घात होंगी वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, जिसकी 2 घात होंगी वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है भाई। जो अचर होते हैं उसका कांस्टेंट होता है। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं अपन लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। जो त्रिघात होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है भाई। अचर, अचर बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके चर की घात 0 हो, जिसके चर की घात 0 हो वो हमारा अचर बहुपद हो जाएगा। इसके एग्जांपल समझिए, 7 है, 3 है, 2 है, 5 है, ये हमारे क्या हो गए? अचर बहुपद हो जाएंगे, अचर बहुपद हो जाएंगे। इसमें क्या है, जो चर है हमारा उसकी घात 2 है। अब वो उसको हमने क्यों नहीं लिखा? यहाँ भी लिख दो x की पावर 0, यहाँ भी लिख दो x की पावर 0। अब इसको हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि यदि हम x की पावर 0 लिखेंगे तो क्या उसका लिखने का कोई मतलब ही है?
तो x की पावर 0 होती है ना, उसका मतलब ही होता है उसका जो मान होता है वो 1 होता है। यदि इनमें 1 का गुणा करेंगे तो वो निकल के जो हमारी जो संख्या है वही निकल के आएंगे। तो अचर बहुपद क्या होता है जिसके चर की घात 0 हो। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है जिसके चर की सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 1। चर की सबसे बड़ी घात क्या होगी? 1। जैसे कि ax प्लस बी है, 3x प्लस 4 है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं जो हमारे चर हैं, ये हमारे चर हैं, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 1। तो हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस बहुपद में देखेंगे कि इसके चर की सबसे बड़ी घात क्या है। इसमें हम देख पा रहे हैं चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार क्यूबिक बहुपद क्या, पॉलिनोमियल क्या होता है? x की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस बहुपद के अंदर चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो हमारा क्या होगा? त्रिघात बहुपद। आगे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हो, आगे भी होते हैं। तो अचर बहुपद वो होता है जिसके चर की घात 0 हो। रैखिक बहुपद वो होता है जिसके चर की सबसे बड़ी घात 1 हो। द्विघात बहुपद वो होता है जिसके चर की सबसे बड़ी घात 2 हो। और त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसके चर की घात 3 हो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या बहुपद के प्रकार आपको समझ में आ गए? अब आइए इसी पे बेस्ड कुछ मैंने एमसीक्यू लिए गए, उनको सॉल्व करना। सोचना नहीं है भाई, डायरेक्ट ही देखते ही आपको आंसर बताना। पहले में दिया गया है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। अभी देखा था हमने रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1, इसकी 0, इसकी 2 और इसकी 3। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है हमारी? 1। तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दूसरा दिया है हमारे पास, इसमें कितने पद हैं। पद हम जानते हैं, उनको प्लस और माइनस से अलग कर देते हैं पदों के हिस्सों को। एक हिस्सा ये देख लो, ये हो गए, ये हो गए, मतलब इसके अंदर कितने पद हो गए? 1 2 3 4। कितने पद हो गए? 4। इसका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं। इसमें दिया गया है कि जो x की पावर 4 है उसका गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है। इसको हमने बहुत अच्छे समझा है कि x की पावर 4 उसके गुणा में क्या है? 7। तो वही उस x की घात 4 का गुणांक हो जाएगा, कोफिशिएंट होगा। अगले में दिया गया है एक अचर पद के बारे में बताना। ये हमारे क्या है? एक्स वाई जेड चर पद है। जो 8 है हमारा क्या जाएगा? एक अचर पद। क्या 8 का मान कभी बदलेगा? नहीं, 8 तो माइनस के 8 तो माइनस 8 ही रहेगा। आगे दिया गया है इनमें बताना हमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। हमने जाना था कि बहुपद वो होता है जिसके चर की घात पूर्ण संख्या, वो हमारा बहुपद होता है। इसके अंदर ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या, मतलब ये हमारा बहुपद है। इसमें तो चर है ही नहीं, तो ये तो बहुपद होगा ही। अगले में दिया गया 1/बाय। 1/बाय जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये निकल के आया बाय माइनस 1, बाय की घात -1, बाय की घात -1। तो हमारा ये बहुपद नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिया गया टी की घात 3, ये भी एक पूर्ण संख्या, तो ये भी हमारा क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है भाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया था बहुपद नहीं है, ये तीनों हमारे बहुपद थे, जबकि सी में दिया गया जो बाय प्लस 1/बाय है वो हमारा बहुपद नहीं है। जरूरी नहीं भाई मैंने एक्स एक्स के फॉर्म लिए तो इसका मतलब कि एक्स ही चर माना जाएगा, कुछ भी आ सकता है। एक्स बाय, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था चर एक्स बाय जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अगला दिया हमारे पास एक बहुपद दिया गया है 5x की घात 7 माइनस 6x की घात 5 प्लस 7x माइनस 6। इसमें बताना है हमें घात, डिग्री बताने। तो हमने घात के बारे में पढ़ा था, बहुपद की घात क्या होती है? चर की सबसे बड़ी घात ही हमारी बहुपद की घात कहलाती है। जब 5 1 7 में देखेंगे तो हमारे पास क्या 7 सबसे बड़ा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल कर पा रहे हो चुटकियों में ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इससे भाई। यदि चीज़ों को आप एक बार ठीक से समझ लो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने ना इन चीज़ों को फील किया है, हमने जब क्लासों में पढ़ा था ना तो वो सारी चीज़ें नहीं कराते, इतनी सारी अंदर से गहराई से नहीं पढ़ाते। वो क्या करते जैसे कुछ सीधा पर्सनोलॉजी से स्टार्ट कर देते,
तो जब हम कोई बड़ी कक्षाओं में या किसी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमें क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। आगे हम पढ़ेंगे शून्यकों के बारे में। शून्यकों का ना बहुत बड़ा यूज है, बहुत क्वेश्चन आते हैं उससे। कभी एसएससी की एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, इसमें दिया गया है कि जो द्विपदी होता है उसमें कितने पद है? द्विपदी होगा तो दो पद, द्विपदी होगा तो कितने पद? दो पद। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये सारा बेसिक देखिए। आइए आ गया शून्यक। शून्यक जिन्हें जीरोस बोलते हैं, या फिर ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं अपन, द्विघात बहुपद, इसके अंदर मूल भी बोल देते हैं, रूट भी बोल देते हैं। ठीक है भाई। अब शून्यक क्या होते हैं हमारे? इसमें लिखा गया है कि बहुपद का शून्यक वह वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं के बारे में पिछली पहले ही पढ़ा है, परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो जाती हैं। और परिमेय के अंदर हम जानते हैं कि पूर्ण, गुणा, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्णांक सभी आते हैं। अपरिमेय की संख्या जैसे अंडर रूट था, ये हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ी आसानी भाषा में हमने अपरिमेय संख्या वगैरह, ये परिमेय संख्या सारी चीजें पढ़ी थी, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो हमें क्या करना है, जो चर होगा, चर के स्थान पर ऐसा मान रखना है कि बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया कोई बहुपद है p, अब मैंने इसको px क्यों लिखा? px क्यों लिखा? x का मतलब है कि जो बहुपद होगा, p का मतलब पॉलिनोमियल, जरूरी नहीं p भी लो, कुछ भी ले लो, और x का मतलब है, x का मतलब है कि उसमें जो चर यूज होंगे वो x होंगे। यदि यहाँ पे हम y ले लेते, इसका मतलब कि y चर वाला बहुपद, y चर वाला बहुपद। ठीक है भाई। हमने लिखा कोई हमारे पास x प्लस x माइनस 3 लिया, ये हमारे पास एक बहुपद दिया गया। हमें इस x की जगह ऐसा मान रखना है कि इस बहुपद का मान शून्य के बराबर आ जाए। यदि इसका मान जो x का मान जो मान रखेंगे, उससे यदि इस बहुपद का मान शून्य आ गया, तो वो जो मान है वो x बराबर जो लेंगे अपन, वही इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे x की बराबर 1 रखा, x की जगह 1 नहीं रखते, 3 रख लेते, आसान हो जाएगा ना इसको समझने। x की जगह 3 रख लिया हमने। जैसे ही अपन x की जगह 3 रखेंगे, हम देखेंगे x की जगह 3 रख लिया, यहाँ भी 3, 3 से 3 कट के क्या गया, 0। तो जो हमारे पास जो बहुपद दिया गया था x माइनस 3, उसके लिए जो x बराबर 3 है वो एक शून्य का काम करेगा। जैसे लिए हमने लिए py बराबर 2x माइनस 8, ये ले लिया। x में नहीं लेंगे, वो चर इसमें y में है तो y में लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम y का ऐसा मान लेंगे कि हमारे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे कि हमने y की जगह पर 4 रखा, y की जगह पर 4 रखा, y की जगह पर 4 रखा, 2 इंटू 4 माइनस 8, 8 माइनस 8। तो जो y बराबर हमने 4 लिया है, वही इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या शून्यक के बारे में समझ में आ गई? शून्यक हमारी वो वास्तविक संख्या होती है, यदि उसको चर के स्थान पर रख दें तो वो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर देती। क्लियर है भाई? इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ तो हमने क्या, छोटे छोटे समीकरण थे तो मान लिया कि x के बराबर ये रख दो, y के बराबर वो रख दो। लेकिन जब हमारे पास कोई बड़ा आ जाएगा ना, तो हम सोच नहीं पाएंगे कि भाई क्या रखें। इसको सबसे इजी तरीका है, आप लोग क्या करो, जैसे ही हमारे पास कोई बहुपद दिया है, x के फॉर्म में मान लेते हैं अपन, 3x माइनस 9 दिया। अब ये हमारा एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसको क्या करो अपन, जो px है ना, उसको 0 के बराबर कर दो। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर कर देंगे तो px की जगह मान रखो, px का मान क्या दिया है, 3x माइनस 9, 3x माइनस 9 बराबर 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा। x बराबर यहां से निकाल लेंगे तो 9/3, तो x बराबर यहां से क्या निकल के आ गया हमारे पास, 3। तो जो x बराबर 3 है ना, वो हमारे इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो सर ये बताइए, मैं यहाँ पर एक ही शून्यक क्यों निकल के आ रहा है? क्या एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं।
जो रैखिक, हमने क्या अभी रैखिक बहुपद लिए थे, रैखिक बहुपद लिए थे, इसलिए एक शून्य निकल के आए। यदि इसकी जगह द्विघात बहुपद ले लेते तो दो शून्य निकल के आते, त्रिघात लेते तीन शून्य निकल के आते। तो ये चीज होती है कि जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे, उतने ही उसके शून्यक होने वाले हैं। क्या बात ये समझ में आ गई? ये चीज आप नोट कर सकते हो, ये चीज आप नोट कर सकते हो कि जितनी घात का बहुपद होगा, जितनी घात का बहुपद होगा, बहुपद होगा उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे, उस बहुपद के शून्यक होने वाले, शून्यक होंगे। ये चीज आप नोट कर सकते हो, जितनी घात का बहुपद होगा उसके उतने ही शून्यक होने वाले। जैसे रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद में क्या होता है, चर की अधिकतम घात क्या होती है, एक, तो उसका एक शून्यक होगा। द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के बारे में हमने पढ़ा था कि उसके चर की अधिकतम घात कितनी है, दो, उसके अंदर दो शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके चर की घात कितनी होती है, तीन, तो उसके कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक निकल के आएंगे। आगे करेंगे आपको समझ में आएगा सारी चीजें कि इसके कितने शून्यक निकल के आएंगे। द्विघात बहुपद होगा, उसके अंदर दो ऐसे मान होंगे, यदि उनको हम उस चर के स्थान पर रख दें तो वो उस चर को शून्य के बराबर कर देगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आइए स्टार्ट करते हैं ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ये तो अभी तक हमने क्या है, इसका बेसिक सारी चीजें पढ़ी, बहुपद क्या होते हैं, उसके पद क्या होते हैं, उसके गुणांक क्या होते हैं, उसके शून्य क्या होते हैं, सारी चीजें पढ़ी। आगे दिया गया है जो बहुपद के शून्यक होते हैं ना, शून्यकों की संख्या होगी ना, जो ग्राफ होगा उसके अंदर जो बहुपद की एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या के बराबर होने वाली है। जो इसके जो ग्राफ बनता है ना, ग्राफ बनता है ना, रैखिक बहुपद होता है। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल, उसके अंदर जो ग्राफ बनता है ना वो एक सीधी रेखा का होता है, सीधी रेखा का होता है, सीधी रेखा का, सीधी रेखा का होता है। लीनियर बहुपद में जो पॉलिनोमियल होता है ना वो एक शून्य निकल के आता है, एक शून्य निकल के आता है तो वो एक्स अक्ष को एक जगह मीट करेगा, काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो द्विघात बहुपद होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारे पास, उसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ परवलयाकार का बनता है। परवलयाकार मतलब कि यू आकार का, यू आकार का, यू आकार का। ये सीधी रेखा का कुछ इस तरह का बनता है, परवलयाकार, परवलय, परवलय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला। जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना उसके अंदर भी, उसके अंदर भी जो ग्राफ बनता है, जो आलेख बनता है वो हमारा एस शेप का बनता है। कैसा बनता है? एस शेप का। उसको भी परवलय ही बोलते हैं। ठीक है भाई, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कोई एक इसमें से इमेज दे देंगे, इसमें पूछेंगे कि जो पी एक्सन है उसके शून्यकों की संख्या क्या है, शून्यकों की संख्या क्या है। तो हमने अभी जाना जो शून्यकों की संख्या होती है ना वो एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या के बराबर होती है। हमें सिर्फ इतना देखना है इसके अंदर कि जो हमारे पास जो ग्राफ बनना है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। जितने बिंदुओं पर काटेगा वही हमारे उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। आइए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग है। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि एक ही इमेज है, एक 1 2 3 4 5 6 हमारे पास दिए गए। इसी में कंप्लीट हो जाएगा इसका सारा अपन शून्यकों के बारे में ज्यामितीय अर्थ। पहला देखिए, जो हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है। इसके अंदर देखेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है वो सीधी रेखा है, जो उसको एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। क्या ये एक्स अक्ष को बिंदुओं पर काट रही है? ये तो हमारी वाई अक्ष हो गया,
ये हमारे पास एक्स अक्ष हो गए। एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही, इसलिए इसका जो शून्यक होगा वो 0 होगा। इसको देखिए, ये पैराबोला एक तरह से परवलयाकार का, एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटे, यहाँ तो ये बाय अक्ष है, एक हमारे पास एक बिंदु पर एक्स अक्ष को काट रही, मतलब इसका जो शून्यक होगा वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके अंदर कितने शून्यक होंगे, 1। इसको देखिए, इसके अंदर कितने बिंदु पर, 1 2 3, इसके अंदर 3 शून्यक हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है, वो हमारा वो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, बाय का मान 0 होता है। ऐसा नहीं कि एक्स अक्ष पे ही हो, यदि बाय में दिया है तो बाय को देखेंगे अपन, बाय पे कितने बिंदुओं पर काट रही है। क्लियर है भाई। अब देखिए इसमें यदि यहाँ पर लिखा होता है x बराबर पी वाई, हमसे पूछते हैं कि पी वाई के शून्य कोई संख्या क्या है, तो हम क्या करते, बाय को देखते कि बाय अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है। इसमें देखेंगे कि 1 पॉइंट ए, इसमें कितने बिंदु पर काटा, 2 पर, इसके अंदर कितने शून्य हो जाएंगे, 2। अगले को देखिए, अगले में दिया गया एक तो यहाँ पर काट रहा है ये लाइन, एक यहाँ पे ए कितने बिंदु पर, 4, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, 4। क्या ये बात समझ में आ रही है? शून्य को ही संख्या निकाल सकते हो आप लोग, क्या शून्य को ही संख्या निकाल सकते हो आप लोग यदि आपको इस तरह की इमेज दे दिया जाए। अगला देखिए, अगले में देखेंगे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ, 3। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे आई और ये सुई पे चलती रही भाई, कोई चीज एक बार लैंड हुई, एक बार उठ गई। क्लियर भाई। तो उसके अंदर कितने शून्य हो जाएंगे, 3। तो हमारे पास ये, हमारे पास जो प्रश्नावली 2.1 है ना, उसके अंदर सिर्फ इतने ही दिए गए थे, एक उदाहरण में दिया गया था एनसीईआरटी के अंदर ये दिया गया। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन जो चेक क्वेश्चन आते वो हमने सॉल्व कर लिए। आइए आगे चलते हैं अपन द्विघात बहुपद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई द्विघात बहुपद के बारे में। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारे पास रैखिक बहुपद थे, रैखिक बहुपद का जो बेसिक होता है वो किस तरह का होता था, रैखिक बहुपद हमारा कुछ इस तरह का होता है, ax प्लस बी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि इसके अंदर a का मान 0 के बराबर हो गया तो हमारे पास वो क्या होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में। ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 2 हो तो हमारे पास द्विघात बहुपद कहलाता है। ये चीज हमने पीछे भी देखी थी, यहाँ भी देख सकते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चर की सबसे बड़ी घात 2 हो वो हमारा द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसके चर की घात, चर की सबसे बड़ी घात, जिसके चर की सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा कोई भी बहुपद हो जिसके चर की घात यदि 2 है, चर की सबसे बड़ी घात 2 है तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। जो इसका सामान्य रूप होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां हमें लिखनी की a बराबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी चीज है। यदि इसके अंदर a का मान यदि 0 के बराबर होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद तो रहा ही नहीं भाई। हमें इस चीज को जरूर मानना है कि a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। यदि 0 के बराबर हो गया तो वो हमारा द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसके अंदर जो ए बी सी है वो हमारे पास क्या, अचर है, अचर पद है। जो ए बी सी है वो क्या हमारे पास अचर पद है, अचर पद है। और जो अब जो बी है वैसे अचर पद है, लेकिन इस एक्स के लिए ये गुणांक का काम करेगा, उसके लिए x² के लिए जो ए है वो उसके गुणांक का काम करेगा। क्लियर है भाई। क्या ये चीज समझ में आ गई। और इसके अंदर जो शून्यकों की संख्या होगी, इसके अंदर जो शून्यकों की संख्या होगी ना, शून्यकों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है।
इसके अंदर जो शून्यक निकल के आएंगे वो 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। क्या द्विघात बहुपद के बारे में पता चल गया? द्विघात बहुपद क्या सा होता है? जिसके चर की घात सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। उसके अंदर जितनी घात का बहुपद होगा उतने उसके शून्यक होने वाले हैं। ये हमारे कुछ इस तरह का जो द्विघात बहुपद होता है वो हमारा इस तरह का दिखता है। क्लियर है भाई? क्या द्विघात बहुपद के बारे में समझ में आ गया? चर की घात हमें क्या लेनी है? 2 होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये 3 क्वेश्चन दिए गए। ये हमने तीनों अलग अलग फॉर्मेट के लिए हैं जिससे कि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए, कोई भी चीज छूटे ना। ठीक है भाई? तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस के 4s माना PS, क्योंकि इसके अंदर चर P है S है तो हम इसको PS के लिख सकते हैं। 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 दिया। हमें इसको किस तरह सॉल्व करना है? आपने ये चीजें पहले भी पढ़ी होंगी लेकिन मैं आपको बता देता हूं। हमें देखना है कि जो -4 है ना उसको हमें इस तरह तोड़ना है कि जो गुणा करने पर तो हमारे पास क्या निकल के आए। वैसे ये होता है, लेकिन आप लोग क्या किया करो, जो हमारे पास अचर राशि पद होता है ना उसको जो एस स्क्वायर वाली होती है ना उसके अंदर जो गुणांक होता है, जो एक्स स्क्वायर होता है ना उसका जो गुणांक होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई किया करो। पहले 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो हमें देखना है कि गुणा करने पर तो 4 आए लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? -4 ने मान लो, अब लो 4 ही मान लो। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ही रख लेंगे। तो ऐसी 2 संख्या सोचिए, ऐसी 2 संख्या नंबर सोचिए कि जिनका गुणा करें तो 4 आए और जोड़ें या घटाएं तो भी 4 आना चाहिए। तो वो संख्या हमारे पास 2 और 2 हो सकती है। 2 और 2 को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 निकल के आएगा और 2 और 2 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने निकल के आए? तो भी 4 निकल के आएगा। ठीक है भाई? क्या मैं इसको मिटा सकता हूं? ठीक, आइए तो हम इसको लिख सकते हैं, कि 4s स्क्वायर माइनस को बाहर रखो 2 + 2s, या 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, +1। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद करेंगे अपन 4s स्क्वायर माइनस 2 और अब यहाँ पे जोड़ना नहीं है, s की गुणा इसमें करो, यहाँ पे निकल के आ गया 2s। जब इस माइनस की इस प्लस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस कर देगा उसको, तो और s की भी गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा और +1। इसके साथ गुणा मत कर देना भाई, ये अलग है। ठीक है भाई? ब्रैकेट में ही मल्टीप्लाई करना है उसका। अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ लो, यहाँ पर कॉमन लेना स्टार्ट करो। पहले इसके अंदर से कॉमन लो, इसके अंदर से क्या कॉमन आ जाएगा? देखो ये 4s स्क्वायर लिखा है, 4s स्क्वायर लिखा है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × s × s। तो 2s यहाँ भी दिए गए हैं और 2s यहाँ भी दिए गए हैं, तो जो कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? 2s कॉमन आ जाएगा। 2s हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। जैसे ही हमने 2s कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया? एक 2s और बच गया, -1 बचा यहाँ पर। इसमें से लेंगे, इसमें से क्या कॉमन है? कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो सबका वाला सबका एक ही 1 ले लिया। इसके अंदर क्या बचा? 2s। इस माइनस का इसके अंदर गुणा होगा तो -1, क्योंकि जब हम क्या करेंगे, यदि इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हम देख पा रहे हैं कि एक पद ये होगा हमारे पास, एक पद ये हो गया। इनके अंदर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इनके अंदर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2s माइनस बना रहा है और ये क्या हो गया? 2s -1। दूसरी चीज मैं आप लोगों को इस तरह क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये चीज ये कॉमन आएगा। ये भाई आप लोग 8th क्लास से और पहले से इन चीजों को करते हैं। वो गुणनखंड करना तो भाई कब का सिखा दिया आपको, छोटी क्लासों में सिखा दिया जाता है। क्लियर है भाई? अब क्या करेंगे? शून्यकों के लिए अब लिखेंगे अपन, शून्यकों के लिए, शून्यकों
के लिए। शून्यकों के लिए क्या करते थे हम, शून्यकों के लिए करते थे कि हम उसको 0 के बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। जैसे ही हम इनको 0 के बराबर रखेंगे, 2s माइनस 1 इसको रखो 0 के बराबर, और दूसरा सेम दिया 2s माइनस 1 इसको भी रख दो 0 के बराबर। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1। जब 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, s बराबर जो ये 2 है इसके गुणा में है वो यहाँ पर आगे जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इसी प्रकार सेम यहाँ पर होने वाला, सेम ही है तो सेम ही होगा भाई, ये भी हमारे पास क्या हो गया 1/2 हो गए, 1/2 हो गए। तो जब हमारे पास ये निकल के हमने सॉल्व किया तो जो s का मान हमारे पास निकल के आ गया 1/2 और 1/2, जो 1/2 और 1/2 है। यदि हम इनको इस समीकरण में s की जगह पर रख देंगे तो ये इस बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर कर देंगे मतलब ये इसके क्या है, शून्यक है, इसके क्या है, शून्यक है। तो s बराबर 1/2 एंड 1/2 दोनों ही इस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। देखा आपने, मैंने बोला था ना कि जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक निकलने वाले। यहाँ भी 2 शून्यक निकल के आ गए, यहाँ पे तो बराबर एक जैसे निकल के आ गए। तो आप लोग सोच रहे हैं एक ही क्यों निकल के, भाई अलग अलग भी निकलते हैं, अलग अलग भी निकलते हैं। आगे देखेंगे ये भी हमारे पास द्विघात है, ये भी द्विघात है, इनके अंदर भी 2 शून्यक निकल के आने वाले हैं। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि अतः s बराबर 1/2, 1/2 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। क्लियर है भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में क्या दिया हमारे पास, ये दिया हमारे पास t² - 50। अब ये इस तरह का क्वेश्चन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख सकते हैं, 0 के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास बहुपद दिया गया t² - 15, t² - 15, उसको क्या करेंगे अपन, शून्य के बराबर कर देते। जैसे ही हमने शून्य के बराबर किया तो हमारे पास t² क्या निकलेगा, जो उस साइड इसका 75 करेंगे तो एक निकल के आएगा 15। जब इसको स्क्वायर को उस साइड रूट में लगाएंगे तो ये ±√15 हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 मान पॉसिबल है। +15 √15 भी हो सकते हैं, -√15 भी हो सकते हैं। प्लस और माइनस क्यों हो सकते हैं, जैसे कि देखो हमने t² - 15 इसको शून्य के बराबर करना है। यदि हम t की जगह पर √15 प्लस का रख देंगे, -15 करेंगे, तो यहाँ पर जब रूट में कोई संख्या यदि उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हमारा जो वर्ग होता है वो हमारा रूट को काट देता है। यहाँ से क्या निकलेगा 15 - 15, तो ये भी 0 हो गया, ये भी पॉसिबल है। और दूसरा माइनस के 1, माइनस के क्यों प्लस माइनस लिए, माइनस भी ले सकते हैं प्लस भी ले सकते हैं। जब इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये काट देगा। वर्ग करते हैं तो माइनस भी प्लस हो जाता है, ये भी 15 ये भी 15, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो जो हमारे पास t बराबर ±√15 है ना, वो इस बहुपद के शून्य का काम करने वाला है। अगला दिया हमारे पास t² 4u² - 8u दिया गया, 4u² - 8u दिया गया। तो इसको किस तरह से करेंगे, ये 3 ही है भाई, इससे आगे कुछ नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बस संख्या चेंज हो सकती है। और ये ऐसे वैसे नहीं भाई, एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन है, ऐसे ही कहीं राह चलते रास्ते से नहीं उठा के ले आए। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दिए गए, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, हमने इसके अंदर किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है। एनसीईआरटी से ज्यादा ही समझ सीख के जाओगे आप। अभी जो न्यू एनसीईआरटी है ना, बहुत पतली हो गई और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हट चुकी है। क्लियर है भाई। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास दिया गया है 4u² + 8u। पहले क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो हम देख पा रहे हैं 4u यहाँ पे,
4 यू है, 8 यू है तो मतलब 4 यू तो होना ही होना, होना ही होना। 4 यू हमने कॉमन लिए, एक यू आ गया हमारे पास, कितना बचा 1 यू, एक यू बचा। इसके अंदर से यदि 4 यू ले ली, यू तो कंप्लीटली आ गया, 4 लिया तो यहाँ पर 2 बच गया होगा, क्योंकि जब 4 यू का 2 को में गुणा करेंगे तो हम क्या निकल के आएगा हमारे पास 8 यू निकल के आ जाएगा। अब करेंगे इसको शून्यकों के लिए, ये चीज तो आपको लिखनी है भाई, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। अब इसको जब शून्यकों के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको भी शून्य के बराबर कर देंगे, इसको भी शून्य के बराबर कर देंगे, इसको भी शून्य के बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4 यू, 4 को अलग लिया नहीं तो सेम ही दिख रहे हैं दोनों, 4 यू बराबर 0 और दूसरा u प्लस 2 बराबर 0। क्लियर है भाई। जब यहां से हम u का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, जब 0 की बटे में 4 जाएगी तो हमारे क्या हो जाएगा 0, और जब यहां पर निकालेंगे तो जब 2 उस साइड जाएगा तो माइनस के 2, माइनस के 2। तो u बराबर जो हमारे पास मान निकल के आए हैं u बराबर 0 और u बराबर माइनस के 2, ये हमारे इस बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। या शून्यक निकालना आ गया, और शून्यकों के बारे में बिल्कुल अंदर तक समझ में चीजें आ गई। या शून्यकों के बारे में आपको हर चीज समझ में आ गई। अब कोई भी क्वेश्चन आए उड़ा दोगे भाई, इतना अच्छे से हर चीज को इतना समझाया है, अब इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं आप लोगों के लिए। ये सारी चीजें आपको आना चाहिए और आनी ही चाहिए, और एक रिवीजन है तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई रिवीजन हो सकता है। आइए आगे चलते हैं। आगे दिया हमारे पास 2.2 प्रश्नावली, उसके अंदर दिया गया था शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध और रिलेशन, संबंध या रिलेशन बताना। शून्यकों के बारे में भी पढ़ लिया हमने, और गुणांकों के बारे में भी पढ़ लिया हमने। क्लियर है भाई। अब जो बहुपद होता है हमारा, जैसे कि ये बहुपद था हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास बहुपद था। माना इसके शून्य के हैं, इसके माना इसके शून्यक मानना, 2 हमारे पास शून्यक होते हैं, तो कुछ भी मान लो अल्फा एंड बीटा, हमने इसके क्या हुआ शून्यक मान लिए, शून्यक मान लिए। इसके अंदर जो x है, x² है, उसका गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है a, x का गुणांक क्या है b, और c हमारे पास क्या है एक अचर पद, अचर राशि, अचर राशि। क्लियर है भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? स्टार्टिंग से बताते हुए आया हूं, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से बताते हुए आया हूं, तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। क्लियर है भाई। आगे दिया हमारे पास शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अभी हमने अल्फा और बीटा माना था, लिख लो अल्फा प्लस बीटा। ये होता है हमारे पास माइनस माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्लियर। अब x का गुणांक मुझे बताइए आप क्या है, x का गुणांक हमने लिखा अभी a b, x बराबर b है, x² का गुणांक क्या है a है। यहां पर लिख सकते हैं अपन माइनस के x का गुणांक b और x² का गुणांक a। तो जो हमारे शून्यक होते हैं ना, शून्यकों का योग हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस के b बटे a से। क्लियर है भाई। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, हमारा क्या हो जाएगा माइनस के b बटे a, और जो शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, वो होगा हमारे पास अचर पद, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अचर पद क्या दिया हमारे पास, अचर पद एक सी हमारा क्या है यहाँ पे अचर पद है, तो c और x² गुणांक क्या है a, तो c बटे a हमारे पास शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। जब हमारे पास डायरेक्ट कोई
इक्वेशन दिए हो, क्वाड्रिक इक्वेशन दिए हो, हमसे पूछ ले कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस के बी बटे ए से, और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बटे ए। क्या ये सारी चीज क्लियर होगी, इतनी बात समझ में आ गई? आइए आगे चलते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, हमें बताना है इसके अंदर जो द्विघात बहुपद दिया गया है उसमें शून्य ज्ञात करने पहले तो। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी। एक तो हमारा तरीका था कि हम पहले शून्यक निकालें, शून्यक निकालने के बाद उसको जोड़ें और गुणा करें, उस तरह निकल के आएगा। और दूसरा हमारे पास तरीका है कि डायरेक्ट ही हम जो हमारे पास शून्यकों का योग होता है माइनस के बी बटे और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे, इससे निकालने। ये चीज सही है नहीं, ये चीज काम करती है, इस बराबर मान निकल के आती है नहीं, यही चीज इसके अंदर हमें सत्यता की जांच करनी। आइए स्टार्ट करते हैं इस बहुपद के साथ। अलग लिखेंगे माना, माना का लिखते हैं भाई, माना लिख दो, पी एक्स बराबर जो बहुपद दिया गया है हमने पी एक्स के बराबर लिख लिया इसको 7x + 10। क्लियर है? अब इसके अंदर हमें क्या करना भाई, कि गुणा करने पर तो हमारे पास जिस 7x है ना उसको इस तरह तोड़ो, जो 7 दिया गया है उसको हमारे इस तरह तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 10 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 निकल के आना चाहिए। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या हो सकते हैं, गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आए, तो वो संख्या हमारे पास 5 और 7, 5 और 2 सॉरी 5 और 2 ऐसी संख्या है, यदि 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 निकल के आएगा, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 निकल के आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्या ये बात समझ में आ गई? हम इसको तोड़ेंगे अलग अलग हिस्सों में, इसकी करते हैं अपन चीरा फाड़ी। x² प्लस 7x है उसको लिख लो 5x प्लस 2x प्लस 10। इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट करो, इसके अंदर से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आया तो हमारे पास यहाँ से x आ गया तो x बचा, एक 5 बचा। इसके अंदर से 2 इसमें भी छिपा होता है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लो, x + 5 बचा। फर्दर इसको आगे इसका यदि हम इसके अंदर से कॉमन लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, x + 5, और ये हमारे पास x + 2 हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है भाई। अब शून्यकों के लिए हम क्या करते थे, शून्यकों के लिए हम क्या करते थे, शून्यकों के लिए इनको क्या करो, 0 के बराबर रख दो। इनको क्या करेंगे अपन, 0 के बराबर रख देंगे। जैसे ही इसको 0 के बराबर रखेंगे x + 5 को, तो हमारे पास x का मान कितना निकल के आ जाएगा, -5। अब इस दूसरे वाले को x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास यहां से x का मान कितना निकल के आ गया, -2। ये हमारे पास निकल के आ गया है x बराबर -5 और -2। इस बहुपद के क्या, शून्यक। हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल और योगफल के बीच में सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है तो हम देखेंगे, यहां से निकालो शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकालेंगे, इसको जोड़ो, -5 इधर -2, जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, -7, -7। जो शून्यकों का योग निकल के आ गया, -7 निकल के आ गए। आगे करेंगे अपन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, -5 और -2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, 10। क्या निकल के आ गया, 10। तो हमारे पास निकल के आए, जो शून्यकों का योग निकल के आ गया -7 और शून्यकों का गुणनफल निकल के आ गया हमारे पास +10। अब ये चीज क्या हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि शून्यकों का योग -b/a कर दो और शून्यकों का गुणनफल c/a कर लो। इसी की हमें जांच करनी है।
इसी चीज की हमें जांच करनी। आइए जांच करते हैं क्या है इसके अंदर, जांच के अंदर क्या निकलने वाला है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जैसे ही हम सत्यता की जांच करेंगे तो जो हमारे पास बहुपद दिया है, बहुपद हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की तुलना, की तुलना, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, सी से करने पर। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो ए है, ए का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो सबका एक, सबका मालिक एक, तो 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, बी का मान, एक्स का गुणांक यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है 7, तो बी का मान हमारे पास 7 के बराबर हो जाएगा। और सी, सी यहाँ पे क्या है 10, तो सी का मान हमारे पास 10 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे भाई जो हमने अभी निकाले थे, तो सूत्र निकालते हमने निकाला था शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता था हमारे पास, शून्यकों का योगफल होता था हमारे पास माइनस के बी बटे ए, माइनस के बी बटे ए, यहां पर रख दो बी बटे ए का मान। जैसे ही हम इसमें बी बटे माइनस, तो माइनस रहेगा, बी का मान कितना है 7, 7 रख दो, और ए का मान क्या है 1, 1 रख दो, हमारे पास क्या निकल के आ गया माइनस के साथ। तो हम देख पा रहे हैं कि चाहे आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, तो मान बराबर ही निकल के आ रहे हैं। जब हमने शून्य निकाल के किया तो हमारे पास माइनस के साथ आया, और जब हमने वैसे किया, जब डायरेक्ट किया उसको तुलना करके किया, तब भी हमारे पास क्या निकल के आएगा माइनस के साथ। तो योगफल तो हमारा सत्य हो गया। अब गुणनफल भी चेक कर लो, गुणनफल भी चेक कर लेते हैं। शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है हमारे पास सी बटे ए। तो सी का मान क्या दिया हमारे पास 10 बटे 1। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का भाग किसी में दिलो 10 ही रहेगा, तो गुणनफल भी सेम निकल के आ गया, गुणनफल भी सेम निकल के आ गया। तो ये चीज क्लियर हो गई कि आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल। क्लियर बात। अतः हम लिख सकते हैं इसके अंदर, अतः दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में, अतः आप लोग लिख दीजिए, अतः दोनों ही स्थितियों में मान समान है, दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में मान समान है, बहुपद समान है। दोनों ही स्थिति हमने क्लियर कर ली कि दोनों ही स्थितियों में क्या हुआ, मान हमारे समान निकल के आए, तो यही सत्यता की जांच होगी। ठीक है भाई, गुणांकों और शून्यकों के संबंध में सत्यता की जांच होगी। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अंदर तक गया कि नहीं गया आत्मा भाई। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। यदि हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये ना हो कि इसका दोबारा रिवीजन करना पड़े। बहुत ही कम समय में इससे अच्छा रिवीजन का सोर्स कुछ हो नहीं सकता भाई। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन हम भले ही आबादी हम कम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को, हर एक चीज को कर रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है भाई, आगे दिया हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x दिया गया। पहले तो इसको इसके असली रूप में लिखिए, जो एक्चुअल रूप होता है उसमें लिखिए 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3। हम जानते हैं कि जो अचर पद होता है ना, उसको पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करो। जब इसको करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस के 6 का गुणा होगा, तो हमारे पास निकल के आएगा माइनस के 18, माइनस के 18। और प्लस और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आना चाहिए 7। तो ऐसी दो संख्या देखिए
कि इनका गुणा करें तो हमारे पास माइनस का 18 निकल के आए, और प्लस गुणा करें तो माइनस के 18 निकल के आए, और प्लस माइनस करें तो क्या निकल के आए, माइनस के 7 है 7। ठीक है भाई, तो हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या दो है, 9 और 2 को लेके चलिए। 9 और 2 का जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, लेकिन माइनस का होना चाहिए। ठीक है बात। और दूसरी चीज, फिर 9 और 2 18 हो गए, और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 7 बचेंगे। आइए इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे अपन 6x² माइनस का चिन्ह 9 माइनस के 2x लिख सकते हैं, माइनस के 3। क्लियर है भाई, यहां से निकल के आया 6x²। जब माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस का गुणा भी करना है और x का गुणा भी करना है। ठीक है भाई, जब माइनस का करेंगे तो इसका माइनस के 9x, माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस के 2x और माइनस के 3। हम देख रहे हैं माइनस के 9x और माइनस प्लस के 2x, यदि इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 18। और इनको घटाएंगे, जैसे माइनस के 9x में से प्लस के 2x जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, माइनस के 7। क्लियर है। अब इसमें सेम करेंगे अपन, कॉमन लेना स्टार्ट किए, इसके अंदर से कॉमन क्या आ जाएगा, 3 एक आ जाएगा, एक x आ जाएगा। इसके अंदर क्या 3 आ गया तो 2x बचा, इसके अंदर 3x आ गया तो क्या होगा, 3 बचा ओनली। इसके अंदर से क्या कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो सबका मालिक एक 2x माइनस के 3। क्लियर है भाई। अब इसके अंदर से कॉमन लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2x माइनस के 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 1। शून्यकों के लिए क्या करेंगे अपन, शून्यकों के लिए अब मैं ये सारी चीज क्यों लिख रहा हूं, ऐसे भी तो लिख सकता था, जरूरी थोड़ी मेरे को शौक थोड़ी उठ रहा है कि भाई हर बार शून्यकों के लिए लिखो, ये सारी चीजें लिखो। भाई मैं चाहता हूं कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काटे, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखो, और कॉपी को लिखो ना तो हमेशा साफ सुथरी कॉपी को लिखो, उसमें कुचर पुचर नहीं करना, कुछ भी लिख दो। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से लिखो, शांति से लिखो, बढ़िया टाइम मिलता है। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, हमारे पास इनको 0 के बराबर कर देंगे, 2x माइनस के 3 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारे पास 10 कहां से आ गया भाई, 0 के बराबर करना है, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2x बराबर 3। जब x का मान निकालेंगे तो जब 2 इसके गुणा में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो हमारे पास यहाँ से x का मान क्या निकल के आ गया, 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस के 1/3। तो हमारे पास जो शून्य निकल के आए इसके, वो निकल के आए हमारे पास 3/2 और माइनस के 1/3। 3/2 और माइनस के 1/3 इस बहुपद के क्या है, शून्य हो गए। क्लियर है भाई, क्या ये चीज समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे, आगे भाई प्रोसेस करनी है हमें सत्यता की जांच, सत्यता की जांच बोला है तो कर देते हैं भाई। सत्यता की जांच करने में क्या जाता है, सत्यता की, अच्छा हमें ये चीज भी तो निकालनी है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहां से निकालो पहले, और उसके बाद उससे निकालेंगे। तो शून्यकों का योग निकल के आएगा हमारे पास, शून्यकों का योगफल, योगफल, योगफल क्या हो जाएगा हमारे पास, शून्यकों को लिखिए 3/2 माइनस के 1/3। माइनस इसलिए लिख रहे हैं हमने, जब प्लस और माइनस को जब गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक है भाई, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 का भाग दो 6 में कितनी बार, 3 बार, और 3 का ऊपर गुणा करते हो तो 9, माइनस 3 का भाग दो 6 में 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करते हो तो माइनस 9/2, 9 माइनस 2 7/6। यहां से जो शून्यकों का योगफल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7/6। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद निकालेंगे अपन गुणनफल, उसके बाद क्या निकालेंगे अपन, गुणनफल। सिंपली इनका गुणा करो तो 3/2 इंटू माइनस के 1/3
3 से ये 3 चला जाएगा तो हमारे पास जो गुणनफल निकल के आएगा उनका निकल के आएगा -1/2। ये निकाले हमने गुणनखंड विधि से। ठीक है भाई। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है कि जो सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच, जो हमारे पास बहुपद दिया गया है उसको क्या करेंगे अपन, दिए गए बहुपद की तुलना, दिए गए, आप लोग लिख भी सकते हैं, दिए गए बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है भाई। अब इसकी हमें क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना करेंगे तो भाई एक x² का गुणांक क्या है यहाँ पर a, और जो हमारे बहुपद है उसके अंदर क्या दिया गया है 6, a बराबर 6 हो गया। यहाँ पर x का गुणांक क्या है b, हमारे बहुपद में क्या दिया गया माइनस के साथ। भाई माइनस को भी संग में लेके चलना है, प्लस होता है तो हम लिखते नहीं है क्योंकि प्लस तो प्लस ही होता है। और c का मान क्या दिया गया हमारे पास -k, और शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है हमारे पास -b/a। जैसे ही हम -b/a की जगह रखें माइनस, अंदर माइनस का 7 अपन a का मान 6, माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या निकलेगा 7/6, यहाँ भी 7/6, यहाँ भी 7/6। क्लियर है। अगला देखिए गुणनफल, अगला करेंगे गुणनफल। गुणनफल में देखेंगे हम कि गुणनफल होता है c/a, और c का मान यहाँ पर क्या दिया गया हमारे पास -3, a का मान क्या दिया है 6। जब इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, ये निकल के आएगा -1/2, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2। मतलब यही हमारी सत्यता की जांच हो जाएगी। दोनों ही स्थितियों में मान समान है, ये हमारी सत्यता की जांच हो गई। क्या शून्यकों और गुणांकों के संबंध में सत्यता की जांच करना आ गया आप लोगों को, क्लियर है भाई। अब आगे क्या होगा, हमारे पास शून्यक दिए गए होंगे, शून्यक दिए गए होंगे, हमें समीकरण निकालना है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद जिसके लिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। जब शून्यकों और को योग और गुणनफल दिया गया हो तो बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, बहुपद निकालने के लिए देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमारे पास शून्यक ले लीजिए आप 3/2 और -1/3, सॉरी योगफल और गुणनफल देखिए यहाँ पर 7/6 है और -1/2 है। यदि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया है, क्या दिया है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है हमारे पास, क्या दिया भाई, क्या दिया, हाँ अल्फा प्लस बीटा क्या दिया 7/6, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया गया शून्यकों का योग क्या दिया गया 7/6, और गुणनफल क्या दिया गया हमारे पास -1/2। इससे हमें द्विघात बहुपद निकालना है। इसी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। हमें क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे देंगे और हमें इससे बहुपद निकलवाएंगे। ठीक है भाई। एक तो तरीका है इसको निकालने का, देखो योगफल क्या होता था, योगफल क्या होता था -b/, तो -b/, क्या दिया हमारे पास 7/6, और जो अल्फा इंटू बीटा क्या होता था c/a, तो c/e क्या दिया गया हमारे पास 1/2। इतना समझ में आ गया। और जो हमारे पास बहुपद होता था वो हमारे क्या होता है, किस टाइप का होता था, ये होता था हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। जो द्विघात बहुपद होता था वो सामान्य रूप इस तरह का होता था। हमें क्या करना है कि इसमें जो मान दिए गए हैं, ये इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, यहाँ पे ये का मान दिया गया 6, यहाँ पे दिया गया 2, यहाँ पे क्या दिया गया 2, क्यों ना इसको भी 6 के बराबर कर ले, इसको भी
6 के बराबर कर लें। 6 के बराबर करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे 3 से जैसे ही हमने गुणा किया, ऊपर निकल के आ गया हमारे पास माइनस के 3, नीचे होगा 6। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, बी के स्थान पर 7, ये ध्यान रखना है, जो माइनस है ना वो यहां लग जाए। हमें क्या करना है, बी के स्थान पर रख देंगे अपन माइनस के 7, ए के स्थान पर रख देंगे अपन 6 और सी के स्थान पर रख देंगे अपन माइनस के 3। ठीक है भाई, इसमें रख के देखते हैं। ए क्या है 6, तो यहां रख दो 6x²। बी क्या दिया गया माइनस के 7, माइनस के 7 है तो माइनस के 7x। सी क्या दिया गया माइनस के 3। ये हमारे पास बहुपद, द्विघात बहुपद निकल के आ गया। क्या यही था सेम चीज, 6x² और -7x -3। ठीक है बात, एक तो ये तरीका है, इस तरह आप बहुपद निकाल सकते हो। दूसरा क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, हम बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिख देंगे बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, के, अभी बताऊंगा क्यों क्यों लिखा है मैंने, के x² माइनस बहुपदों का जो शून्य है उनका योग अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। अब सर आपने क्यों क्यों लिया है, बहुपद तो हमारा इसी से निकल जाता, क्यों क्यों लिया गया, ये हमने बेटा इसलिए लिया है कि के एक ऐसी वास्तविक संख्या होती है जिसका यदि इसके अंदर गुणा करेंगे ना, उससे शून्यकों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जब हम इनको निकालते हैं ना, बटे में आ जाती हैं, तो के से हम के कुछ भी रख सकते हैं अपन, के एक स्थिरांक का काम करता है। ठीक है भाई, के एक स्थिरांक का काम करता है। क्लियर है भाई। अब इसको करने से पहले आगे क्या दिया है हमारे पास, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया, यहां पर समझिए आप, इसको समझिए। हमारे पास दिया गया जो द्विपद बहुपद है उसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया। जो x 1/4 है वो अल्फा प्लस बीटा है, और माइनस के 1 है वो क्या हमारे पास शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है। इसको लिखेंगे अपन माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, माना लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट करो आप लोग। बहुपद निकालना पाए तो बहुपद बराबर लिख देंगे अपन लोग के, और लिख भी सकते हो आप लोग, माना अल्फा एंड बीटा बहुपद के शून्यक है, बहुपद के शून्यक है। ये लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है भाई, हम निकालेंगे जो x है ना, तो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। क्या बहुपद हमारा यही होता है, अभी हमने बताया था आपको। इसमें कुछ नहीं करना, मान रखो पहले तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा दिया गया, जो योग है वो दिया 1/4 x प्लस अल्फा बीटा क्या दिया गया हमारा, गुणनफल दिया गया -1। जब -1 का इसमें गुणा करेंगे तो एक कुछ इस तरह हो जाएगा कि प्लस और माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है भाई, अब इसको आगे सोल्व, इसका एलसीएम लेंगे पहले, सबके बटे में 1 मान लो। जैसे ही इसका एलसीएम लेंगे अपन, 4 है, 4 एलसीएम आ गया हमारे पास, क्या आ गया 4 एलसीएम आ गया। 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा ऊपर कर दो, 4x² माइनस के 4 से 4 कट गया, x माइनस के। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो हमारे पास द्विघात बहुपद निकल के आ गया, लेकिन के हमने इसलिए तो लिया था भाई, हम लिख सकते अपन के बराबर 1 रखने पर, के बराबर 1 नहीं सॉरी 4 रख लो।
कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है 4 ही रखो। हमें क्या है, इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। जो हमारा द्विघात बहुपद है उसको सिंपल फॉर्म में रखने पर जैसे ही अपन k का मान 4 रखेंगे, k के स्थान पर 4 रखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4x² माइनस के x माइनस के 4। जो बटे में 4 है ना, जो बटे में 4 है ना हमारे पास, वो इस 4 से 4 कटे आएगा। तो जो हमारे पास बहुपद निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4। ये हमारे पास बहुपद निकल के आ गया। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? जब हमारे पास बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो हम बहुपद किस तरह निकालते हैं, द्विघात बहुपद किस तरह निकालते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर 4 और 1 दिया गया। क्या इसको आप लोग कर लोगे? ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क का काम करेगा। होमवर्क जैसे कोई भी द्विघात बहुपद है, यदि हम के क्या एक वास्तविक संख्या है, यदि किसी भी संख्या अपन गुणा करेंगे ना तो उसके शून्यकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, शून्यक उसके सेम ही रहने वाले। क्योंकि जब हम के से गुणा करते हैं, जब शून्य बटे में जाता है तो उससे कट जाता है। ठीक है भाई, तो शून्य का हमेशा सेम ही रहेंगे। कोई भी बहुपद ले लो, उसके अंदर कुछ भी गुणा कर दो भाई, शून्य सेम ही रहने वाले। ये आपके लिए होमवर्क की काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 6x² प्लस x माइनस 2 के शून्य को हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। सॉरी भाई, हाँ तो आइए क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है हमारे पास, अल्फा बीटा द्विघात बहुपद दिया है, हमें निकालना है अल्फा अपन बीटा और प्लस बीटा अपन अल्फा निकालना है। तो पहले इसका क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालो। शून्यकों का योगफल, इसका हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो हमारे पास निकल के, आप ऐसा करो पहले इसको बहुपद लिखो कि जो दिया है जो हम हर स्टेप से करने वाले हैं। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है भाई, ये करने पर जैसे ही हमने इसकी तुलना की तो हमारे पास e का मान क्या निकल के आ गया, a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x² का गुणांक a है, x² का गुणांक यहाँ पर 6 है, b का मान क्या हो जाएगा। ये चीज अब तो नहीं बतानी पड़ेंगे भाई, स्टार्टिंग से ही बताता आया हूं मैं हर चीज को। अब ये भी बताया था हमने कि इनकी जब तुलना करते हैं तो x² का गुणांक जैसे a दिया है तो हम जो हमारे पास बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद, उसके x² का गुणांक के बराबर हो जाता है। x का गुणांक दिया गया b, तो जो हमारे पास जो द्विघात बहुपद होता है उसके गुणांक में जो अचर पद होता है तो उसके बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा निकालें। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, माइनस के b बटे, जैसे ही हम माइनस के b बटे निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 1/6 माइनस के 1/6। वो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c बटे c क्या है, माइनस के 2/6। इसको काटेंगे तो हमारे पास निकल गया माइनस के 1/3।
ये हमारे पास दो मान निकल के आ गए, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या दिया हमारे पास, हमें निकालना है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये निकालना था हमें, इसका मान निकालना था। इसको निकालने क्या करेंगे, पहले एलसीएम लो इसका। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या निकल गया, अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा का ऊपर गुणा हो तो क्या हो जाए अल्फा स्क्वायर। बीटा यहाँ पे अल्फा सॉरी यहाँ पे बीटा से बीटा कटा तो अल्फा का गुणा किया तो अल्फा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा से अल्फा कटा तो बीटा गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा तो हमारे पास दिया गया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको किस तरह लिख सकते हो आप लोग, इसको आपने जो छोटे छोटे सूत्र थे हमारे, फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या यही होता था, क्या ये चीज आपने जाना समझा। जब हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको लिख देंगे, 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2a भी हो जाएगा। तो यहां से निकल के आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है भाई, तो इसको उसी तरह लिखेंगे। आगे जब इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ठीक है भाई, और नीचे दिया हमारे पास अल्फा बीटा। अब क्या मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारे पास, माइनस के 1/6, इसका वर्क करेंगे माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या था, माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 और नीचे क्या था माइनस के 1/3। आप लोग ब्रैकेट में इनको लिख भी सकते हो। ठीक है भाई, ब्रैकेट में इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी चीज होती है लिखना। ठीक है भाई, कोई भी चीज यूज करो उसको ब्रैकेट में लिख दो, उससे क्या होता है एग्जामिनर बहुत खुश होता है और अच्छे नंबर देता है। ठीक है, अब इसका वर्क करेंगे तो क्या निकल गया 1/6, यहाँ से इसका जब माइनस का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3। नीचे हमारे पास क्या दिया माइनस के 1/3। क्लियर है भाई, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6 से एलसीएम आया तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 3 का 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस के 1/3। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5/6। जब बटे की संख्या जब ऊपर जाएगी ना तो गुणा में चली जाएगी तो ये पलट जाएगी 3/-1। क्लियर है भाई, 3 से 1 आएगा 2 बार, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 5/। यही इस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। हमने क्या किया 4 और 1 5/6 था, जब इसको माइनस के 1/3 को ऊपर लेके गए तो ये पलट गए, ये पलट गए तो 3/1 हो गया। 3 से 6 को काट दिया हमने 2 बार और बस 2 का गुणा कर दिया -1 में तो माइनस के 5/2 हमारा आंसर आ जाए। ठीक है भाई, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने नहीं, 2 क्वेश्चन और बचे हमारे पास, इसको करके देखते हैं। ये भी आप होमवर्क की तरह रख लो क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, पहले इनकी तुलना करना। क्लियर है भाई, उसके बाद क्या करना है, जो 1/α प्लस बीटा है ना, 1/α प्लस बीटा है ना, उसको सॉल्व करोगे तो जब 1/α प्लस बीटा है ना, जब इनको निकालेंगे अपन अल्फा बीटा, इसका एलसीएम आ गया तो अल्फा से अल्फा तो बीटा का गुणा, बीटा से बीटा गया अल्फा गुणा, तो जो निकल के आएंगे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तो सिंपली ही मान रखना है
इसके अंदर कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। क्या इतना तो आप कर सकते हो ना? ये तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि इस क्वेश्चन को तो आप चुटकियों में उड़ा सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक थोड़ा अच्छा है, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपन इस क्लास को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास कि एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के। अल्फा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा माइनस बीटा का मान दिया 1 और के का मान हमें निकालना है। यहां पर के का मान नहीं दिया गया। ठीक है भाई, निकाल लेंगे। उसमें क्या, के का मान निकाल देते। पहले क्या करना हमें, जो बहुपद है ना, बहुपद की तुलना हाल में लिखेंगे। दिए गए बहुपद की तुलना, आप लोग बहुपद को भी लिख सकते हो। बहुपद की तुलना हम लिखेंगे, बहुपद की तुलना, बहुपद की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है भाई। यहां से ए का मान क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ए का मान क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, ए का मान क्या निकल के आए, अभी हमने बताया था एक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पर ए है, वहां पर देखो एक्स स्क्वायर गुणांक है, कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक। ठीक है भाई। बी का गुणांक क्या निकल के आ जाएगा, वहां पे एक्स का गुणांक क्या है -5, तो बी का मान -5 आ गया। और सी का मान क्या निकल के आ गया के। क्लियर है क्या, इतनी चीज समझ में आ गई। अब निकालेंगे अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहां से अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है हमारे पास, माइनस के बी बटे माइनस, इस माइनस को ऐसे रखो। ठीक है भाई, लिखा करो भाई हर चीज को, नहीं क्या होता कभी कभी 5 रख दिया और सीधा गलत आंसर आ जाता है। ये गलती हमें नहीं करनी है, हर चीज को ध्यान में देख के चलता है। माइनस के गुणा करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा, एक का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकल के क्या आ गया हमारे पास 5। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे अपन, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटे, अल्फा इंटू बीटा सी बटे होता है। तो सी का मान क्या है के और ए का मान क्या है 1। तो जो अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया वो हमारे पास के निकल के आ गया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। वैसे तो अल्फा इंटू बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में, लेकिन हमने निकाल ली। ठीक है भाई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा बराबर बन दिया गया। ठीक है भाई। अब हमारे पास अल्फा माइनस बीटा तो बन दिया गया है, हमें निकालना है के का मान। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस के बीटा का वर्ग बराबर 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। इसका जब वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा बराबर भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। क्या इतनी बात क्लियर है। हमें रखना है इसमें मान कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या होता था, अभी हमने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। ठीक है भाई, यहां लिखेंगे अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। एक अल्फा बीटा हमारे पास पहले से दिया गया है तो 2 अल्फा बीटा बराबर 1। ये आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। इनको लिखने की आदत पाड़ो भाई, तभी हमें अच्छे नंबर
मिल लेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है इतना। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा दिया 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस के 2 अल्फा बीटा, और 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का मान क्या दिया गया हमारे पास के, तो 4k बराबर 1, क्लियर है। ये हो जाएगा 5 का वर्ग क्या होगा 25 माइनस के 4k बराबर 1। जब हमारे पास इधर करते हैं, जब हमारे पास 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे 4k बचेगा, इधर इधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 20 पे, यहाँ माइनस के 4k है, उधर माइनस के 25 में से 1 जाएगा प्लस का, तो माइनस के 24 निकल के आएगा। माइनस से माइनस गया, 4 से कितनी बार जाएगा 6 बार, तो k का मान हमारे यहाँ से क्या निकल के आ गया 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। क्या ये क्लियर हो गया, k का मान निकालना सीख लिया। हमें क्या करना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला हमने, उसके बाद जो अल्फा माइनस बीटा हमारे पास दिया गया था प्रश्न अनुसार, उसका दोनों पक्षों का वर्ग किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो a माइनस बी का फॉर्मूले से हमने उसका मान रख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर 1 के बराबर कर दिया, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, यहाँ पे वर्ग भी लिख लो, ठीक है। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसका भी फॉर्मूला रख दिया हमने, इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको याद नहीं करना, सिर्फ एक ही याद करो, ऐसे ई याद कर लिया आप लोगों को। इसमें क्या करना है, जब हम अल्फा माइनस बीटा दिया गया हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया पूछा गया हो, मतलब ए माइनस बी दिया गया हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया, इसको सेट पहुंचा दो तो वो निकल के आ जाएगा। और मूल फॉर्मूला एक ही होता है, आप मूल फॉर्मूले को पकड़ो, ठीक है भाई। जैसे इसको रखा, मान निकाल लिया, तो बताइए आपको एक क्लास कैसी लगी, क्या आपको सारी चीज़ें समझ में आई, क्या आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हुआ। यदि आपका ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, ठीक है भाई। इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसी लगी, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यही रही, इसको समाप्त करते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।